हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कार्नोट इंजन। तो हाँ बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स कार्नोट इंजन, और आज हम लोग कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए लेट मत करें, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाए और अच्छे से वीडियो को आपको देखना है और नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हेडिंग डला हुआ है डिराइव द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कार्नोट इंजन जो हमारे फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है और ये केमिस्ट्री के भी थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, तो आप जिसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ये फिजिक्स में भी पढ़ना है क्लास 11 के, और क्लास 11 के केमिस्ट्री के अंदर भी ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। और इसके अंदर हम लोग कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी, उनकी क्षमता का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो पहले आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी को बच्चों ईंटा इस प्रकार के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग ईंटा बोलते हैं, ओके, या नीटा भी बोल सकते हो। तो कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ये फॉर्मूला होता है बच्चों कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अब ये फॉर्मूला आता कहां से, कैसे इसको डिराइव करेंगे, उसके लिए पहले हम लोग कार्नोट इंजन को समझेंगे फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी कार्नोट इंजन हमारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार फटाफट समझते हैं कि कार्नोट इंजन क्या होता है। जैसा हीट इंजन होता है बच्चों, वैसा ही कार्नोट इंजन होते हैं। कार्नोट इंजन एक हाइपोथेटिकल इंजन होता है, बस एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। कार्नोट इंजन एक्चुअल में बनाया नहीं गया है, लेकिन कार्नोट इंजन सारे हीट इंजन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफिशिएंसी वाला इंजन माना जाता है कार्नोट इंजन। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल, ये एक इमेजिनरी इंजन होता है, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हम कार्नोट इंजन का डायग्राम देखेंगे, है ना। डायग्राम में क्या होता है, एक हमारा सोर्स होता है, एक हमारा सिंक होता है। सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है, सिंक का टेम्परेचर कम होता है, और सोर्स और सिंक के बीच में हमारा कार्नोट इंजन होता है, जैसे हीट इंजन का कंस्ट्रक्शन होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, यहां पर पहले छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा सोर्स होता है बच्चों, ये सब पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। तो ये सोर्स होता है, सोर्स का टेम्परेचर हमारा T1 है, और यहां पर हमारा बच्चों सिंक होता है, ये सिंक है, और सिंक का टेम्परेचर हमारा T1 T2, सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2। T1 ज्यादा टेम्परेचर पे है, T2 कम टेम्परेचर पे है, यानी सोर्स हमेशा ज्यादा टेम्परेचर पे होता है और सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है, और बीच में हमारा इंजन होता है कार्नोट इंजन, ओके। बीच में हमारा क्या है, इंजन। अब देखो, सोर्स से Q1 हीट इंजन को मिला, इंजन ने ये Q1 हीट पे जो वर्क डन किया वो वर्क डन W किया, और यहां पर कुछ हीट का इंजन ने लॉस किया, और वो हीट Q2 यानी Q1 में से कुछ हीट का यूज करके इंजन ने वर्क डन करने में खर्च कर दिया, और बाकी हीट जो बचा उसको इंजन ने लॉस कर दिया, और Q2 हीट, Q1 में से Q2 हीट को इंजन ने लॉस कर दिया, और ये किसको मिला, सिंक को मिला, ठीक है। तो वर्क डन कितना का हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यानी Q1 में से Q2 एनर्जी को, तो Q1 में से Q2 हीट को तो इंजन ने लॉस कर दिया जो कि सिंक को मिला, तो बाकी वर्क डन कितने का हुआ, तो Q1 माइनस Q2 के बराबर ही तो इंजन ने वर्क डन किया, ओके। चलिए, तो ये चीज हमारा T1 हमारा सोर्स का टेम्परेचर है, और T2 हमारा सिंक का टेम्परेचर है। तो कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी होता है बच्चों, वो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब ये आता कैसे है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो यहां पर हमने बताया था कि कार्नोट इंजन जो होता है बच्चों, वो हमारा रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड होते हैं। कार्नोट इंजन में 4 रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, जिनको हम लोग कार्नोट साइकिल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम लोग कार्नोट साइकिल ड्रॉ करेंगे एक बार। कार्नोट साइकिल के अंदर बच्चों 4 तरह का प्रोसेस होता है, जिसमें पहला प्रोसेस हमारा होता है
रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, सेकंड होता है बच्चों रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, थर्ड होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस और चौथा होता है बच्चों रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ये चारों प्रोसेस से मिलकर के कार्नोट साइकिल का निर्माण होता है, जो कि कार्नोट साइकिल के ऊपर कार्नोट इंजन बेस्ड होते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग यहां पर बना लेते हैं। ये हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर को बाई एक्सिस पे लिया जाता है, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है और इस प्रकार से हमारा साइक्लिक कार्नोट साइकिल प्रोसेस जो होता है वो इस प्रकार से आता है। इस प्रकार से हमारा कार्नोट साइकिल आता है। दिस इज ए बी सी डी। ए से बी एक प्रोसेस है, बी से सी एक प्रोसेस है, सी से डी एक प्रोसेस है और डी से एक प्रोसेस है। ए बी प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है। बी से सी हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। सी से डी अगेन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस है और डी से अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। ओके, चलिए अब ये तो हमारा कार्नोट साइकिल हो गया जिसके अंदर 4 रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये हमने आपको बता दिया। अब कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव करेंगे, तो इसी कार्नोट साइकिल के हेल्प से डिराइव करेंगे। यानी इस कार्नोट साइकिल के अंदर जो चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, चारों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए बच्चों हम लोग अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। पहला काम हमारा यही होगा, चारों साइक्लिक प्रोसेस के लिए प्रोसेस ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये चारों के लिए अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। फिर नेट वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो चारों वर्क डन को ऐड कर देंगे तो नेट वर्क डन मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो जो हमारा किसी भी इंजन की अगर हम बात कर लें, किसी भी इंजन की बात करें, उसकी इफिशिएंसी का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है किसी भी इंजन की, किसी भी हीट इंजन का जो जनरल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, कोई भी इंजन हो, चाहे वो हीट इंजन हो, कार्नोट इंजन हो, चाहे कोई भी इंजन हो, दुनिया का कोई भी इंजन हो बेटा, सभी इंजन का जो एफिशिएंसी निकालने का जो कॉमन फॉर्मूला होता है, जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट। तो इसी फॉर्मूला से किसी भी इंजन का आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, चाहे वो हीट इंजन हो, चाहे वो कार्नोट इंजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे उसका भी एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। तो एफिशिएंसी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट बटा इनपुट। अब तुम देख सकते हो यहां पर कि इंजन के द्वारा आउटपुट क्या है, वर्क डन ही तो है। इंजन ने क्या आउटपुट में दे रहा है, इंजन वर्क डन आउटपुट में दे रहा है, तो आउटपुट की जगह क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट। इंजन में इनपुट के रूप में क्या गया, Q1 गया ना, हीट, यानी Q1 गया, हीट गया, हीट, हीट, हीट। यहां पर और अच्छी बातें हैं कि वर्क डन की जगह आप नेट वर्क डन लिख दो, इंजन के द्वारा किया गया कुल कार्य नेट वर्क डन। तो आउटपुट में क्या है, नेट वर्क डन आ गया और इनपुट में क्या आ गया, हीट। इंजन को इनपुट के रूप में क्या मिल रहा है, हीट ही तो मिल रहा है ना, इंजन को इनपुट के रूप में हीट मिल रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है, वर्क डन दे रहा है। तो आउटपुट में आ गया नेट वर्क डन और इनपुट में आ गया हीट। तो यहां पर अगर इफिशिएंसी की बात कर लें कार्नोट इंजन के लिए, तो यहां पर नेट वर्क डन W आ जाएगा और डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन W नेट भी लिख सकते हो या केवल W भी लिख सकते हो। और हीट, हीट इनपुट में हीट कितना आ रहा है, Q1 आ रहा है। ओके, इसी फॉर्मूला से हम लोग ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे बच्चों। ये जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है बच्चों, जनरल फॉर्मूला है, किसी भी इंजन का एफिशिएंसी निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको डिराइव करेंगे, किसको डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसी फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो जहां अभी इतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट क्या रखना है, नोट ये रखना है कि इसी फॉर्मूला से हम लोग कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी को डिराइव करने वाले हैं। ओके,
और ये साइक्लिक प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। इसके लिए कुछ कुछ चीजें और जरूरत पड़ेगा जो ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। जैसे हमें जरूरत पड़ेगा डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए उनका वर्क डन का फॉर्मूला, तो ये सब पढ़ाया हुआ है। जैसे आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार लिख देते हैं, उसको भी कॉपी कर लेना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम वर्क डन की बात कर लें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है -nRT log बेस E V2 अपॉन V1। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और सारा चीज यहाँ गैस के ऊपर बातें हो रही है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चाहे कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है -nRT log बेस E V2 अपॉन V1, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। और हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों वर्क डन का जो फॉर्मूला है ये भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो ये दोनों याद रखना है आपको, ये अभी यूज होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ओके। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला -nRT log V2 अपॉन V1। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यूज होगा। तो यहां पर हम बता देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा होता है बच्चों डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, वेयर डेल्टा U इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। डेल्टा Q क्या है, हीट एक्सचेंज या हीट गिवन टू द सिस्टम। डेल्टा Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। और डेल्टा W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। इसको आप सिंपली डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q यानी हीट और W यानी वर्क, तो हीट एंड वर्क हमारा पाथ फंक्शन है। तो इसके आगे आप डेल्टा का साइन नहीं लगा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, ठीक है। तो आप बिना डेल्टा का भी लिख सकते हो, इसके आगे डेल्टा Q की जगह Q लिख सकते हो और डेल्टा W की जगह केवल W लिख सकते हो। डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, और W क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए ओके चलिए चलिए एक बार कार्नोट साइकिल एक बार और ड्रॉ करेंगे, उसी के हेल्प से ये पूरा कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डिराइव होगी, ठीक है। चलिए तो एक बार कार्नोट साइकिल और बनाएंगे। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल ड्रॉ किया जाता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच। कार्नोट साइकिल ड्रॉ किया जाता है बच्चों प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच, और अभी अभी ड्रॉ किया है हमने, इस तरीके का हमारा कार्नोट साइकिल आता है, ठीक है। चलिए A से B, B से C, C से D एंड D से वापस A। ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, तो ये हमारा होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, सब बताया हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ए से बी हमारा क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बी से सी क्या है बच्चों, रिवर्सिबल, शॉर्ट में रिवर्सिबल को ऐसे लिख दिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन।
एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ओके, सी से डी क्या है वापस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये हमारा क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। और वापस हमारा डी से ए क्या है, तो डी से ए हमारा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। चलिए, अब आप जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। तो मान लेते हैं कि ए का प्रेशर, मान लेते हैं अभी फिलहाल ए का प्रेशर हमारा क्या है, ए का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। ए से बी आने में प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, पर आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर T1 का T1 ही रहेगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए, अब यहां तुम देख सकते हो बी से सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होता है। तो प्रेशर P2 से हमारा P3 हो गया, वॉल्यूम V2 से हमारा V3 हो गया और टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। अब वापस हमारा सी से डी क्या है बच्चों, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी आइसोथर्मल में प्रेशर वॉल्यूम फिर से चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो डी का जो हमारा प्रेशर होगा P3 से P4 हो गया, वॉल्यूम V3 से V4 हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो T2 से T2 रह गया। और वापस डी से ए में एडियाबेटिक है, फिर से प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो डी से ए में तीनों चीज चेंज हो गया, P4 से P1, V4 से V1 और T2 से T1। इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब चारों प्रोसेस के लिए ए से बी से सी से डी और डी से ए, चारों प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। फिर चारों वर्क डन को ऐड कर देंगे तो नेट वर्क डन मिल जाएगा, नेट वर्क डन मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा, N बराबर नेट वर्क डन अपॉन Q1 के अंदर नेट वर्क डन और Q1 को रख देंगे, सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारा कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर प्रोसेस ए बी प्रोसेस में हमारा कौन सा प्रोसेस है, लिखा हुआ है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी ए बी प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है बच्चों, अब एक चीज और समझना, हमने आपको बताया हुआ है, ध्यान से समझना, साइड में हम बता रहे हैं, हम बताए हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन कब निगेटिव होगा। तो हमने बताया है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, समझना बात को, कुछ चीजें हमने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ा रखा है, वो चीज यूज होने वाला है। हमने बताया था किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस एक्सपैंड करेगा। गैस क्या होगा बच्चों, गैस एक्सपैंड करेगा। गैस एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। गैस एक्सपैंड करेगा बच्चों तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा बच्चों तो वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन किस में होगा, निगेटिव होगा। यानी वर्क डन अगर निगेटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर से बोल रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गैस एक्सपैंड करेगा, गैस एक्सपैंड करेगा मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ओवरऑल हमारा वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन निगेटिव होगा तो इस बात को हम बोल सकते हैं कि सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, इसलिए वर्क डन निगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो गैस कंप्रेस होगा। गैस क्या होगा, कंप्रेस होगा। गैस कंप्रेस होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये बातें याद रखना, एक्सपेंशन के लिए वर्क डन निगेटिव, कंप्रेशन के लिए वर्क डन पॉजिटिव।
ये याद रखना, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब पढ़ाया हुआ है पहले, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए अब हम लोग चारों प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एबी प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। कौन सा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। अब देखो यहां एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब गैस एक्सपैंड हो रहा है, गैस एक्सपैंड हो रहा है बच्चों, तो वर्क डन निगेटिव होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, इसके लिए वर्क डन को W1 मान लेते हैं, इसके लिए वर्क डन को W2, इसके लिए वर्क डन को W3 और इसके लिए वर्क डन को W4 मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी कुछ देर पहले बताए थे, -nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है, बेस E। तो हम पहले प्रोसेस AB के लिए तो W की जगह W1 हो जाएगा, N और R कांस्टेंट है वैसे ही रह जाएगा, और AC/B में टेम्परेचर क्या है? T1 है ना, तो टेम्परेचर T1 आ गया। और वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो V2 की जगह V2 ही रह गया और V1 की जगह V1 ही रह गया। तो ये हमारा वर्क डन आ गया पहला प्रोसेस के लिए। और चूंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है, चूंकि गैस एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन है मतलब गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो वर्क डन तो निगेटिव ही आना चाहिए, इसीलिए वर्क डन किस में आ रहा है बच्चों? निगेटिव में आ रहा है। अब यहां पर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करके हीट निकाल लेना है। क्यों हीट निकाल रहे हैं अभी कुछ देर बाद मालूम चल जाएगा। तो यहां अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हमने बताया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ाया है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। आप सिंपली इसको डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? Q प्लस W। अब याद होगा, अभी भी बताए हैं और पहले भी पढ़ा रखा है हमने थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम हमने पढ़ाया है बच्चों, नोट्स पलट करके देख लेना, ये सब बताया हुआ है। और वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। समझना बात को, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब प्यारे बच्चों समझना है यहां पर कि ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें Q हीट गिवन टू द सिस्टम है और वर्क डन क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। अभी हमने बताया कि वर्क डन अगर निगेटिव हो तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और वर्क डन अगर पॉजिटिव हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो यहाँ वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव है, इसीलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। लेकिन देखो हम लोग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव होता है, वर्क डन निगेटिव होता है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए लिखें, फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए लिखें, क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जो अभी वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए लिखा गया है, इसको वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए लिखें तो फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए लिखे तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q, और बाय द सिस्टम के लिए, ऑन द सिस्टम के लिए है तो W पॉजिटिव है, बाय द सिस्टम के लिए होगा तो W निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीजें हमारा आ गया, ये भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहलाएगा बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहलाएगा। बस फर्क क्या है, ऊपर वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और नीचे वाले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अंतर क्या है कि ऊपर जो वर्क डन आ रहा है वो सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और ये जो वर्क डन आ रहा है नीचे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन के द्वारा
सॉरी सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो प्लस की जगह माइनस होगा। दोनों फॉर्मूला सही है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम के लिए है और ये वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब आपको ही पता है कि जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, जितने भी साइक्लिक प्रोसेस होते हैं बच्चों, सब में जितने भी स्टेट फंक्शन होता है सबका वैल्यू जीरो होता है। जैसे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा जी जीरो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर चेंज इन एंट्रोपी जीरो, चेंज इन एंथैल्पी जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो सब जीरो होता है। फिर भी याद करो, जब हम लोग इंटरनल एनर्जी पढ़ा रहे थे तो आपको पढ़ाए थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, चूंकि आइसोथर्मल पे ही बात हो रहा है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो यहां पर डेल्टा यू जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहां से अच्छा इसके लिए जो हीट हम ले रहे हैं, इसके लिए हीट Q1, इसके लिए हीट Q2 और इसके लिए हीट जीरो होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एक्सचेंज इन हीट जीरो होता है। इसके लिए हीट Q3 और इसके लिए हीट हमारा होगा Q4 जो कि जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हीट हमने Q1 लिया है ऐसे B के लिए, तो यहाँ Q1 लगा दीजिए, यहाँ Q1 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ Q1 तो यहाँ W1 लगा दीजिए, यहाँ भी W1 हो जाएगा। तो Q1 माइनस W1, Q1 माइनस W1, तो यहाँ से Q1 किसके बराबर आ गया, W1 के बराबर आ गया। Q1 किसके बराबर हो गया बच्चों, तो Q1 W1 के बराबर हो गया। और W1 बराबर कितना है, तो W1 बराबर माइनस nRT1 है। इसका मतलब यहां से हमारा Q1 इज इक्वल टू, यहां से हमारा क्या आ गया, Q1 इज इक्वल टू W1, तो W1 क्या है, Q1 इज इक्वल टू W1, W1 क्या है, इतना है, तो W1 की जगह इतना आ गया, तो माइनस nRT1 log बेस E V2 अपॉन V1। तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस के अंदर जितना वर्क डन आया है उतना ही Q1 आया है। वर्क डन माइनस nRT1 log V2 बटा V1, तो Q1 भी कितना आया है, माइनस nRT1 log V2 अपॉन V1। अब हमें हीट निकालने की और बचे हुए प्रोसेस में जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एफिशिएंसी के फॉर्मूला में ऊपर आउटपुट यानी ऊपर नेट वर्क डन और नीचे Q1 आ रहा था, इसलिए हमें Q1 निकालना पड़ा। अब बाकी किसी भी प्रोसेस के लिए हमें हीट निकालने की जरूरत नहीं है, केवल वर्क डन निकालेंगे। चलिए ओके, तो हमारा AB के लिए हो गया। अब हम लोग BC के लिए देखेंगे। फॉर BC, और BC में क्या है, BC में है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब देखो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमने बताया है। इसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है, एडियाबेटिक के केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है NR T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो B से C में T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, T2 माइनस T1 बटा 1 माइनस गामा। ठीक है, 1 माइनस गामा। अब देखो एक्सपेंशन है तो वर्क डन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। एक्सपेंशन है बच्चों तो वर्क डन किस में आएगा, निगेटिव में। तो यहाँ माइनस साइन हम यहाँ लगा देंगे अपने मन से, क्योंकि वर्क डन निगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, एक्सपेंशन है ना, तो एक्सपेंशन में वर्क डन निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ से वर्क डन, अच्छा यहाँ से वर्क डन W2 निकला है, सेकेंड प्रोसेस के लिए वर्क डन हमारा W2 है, तो यहां से हमने W2 निकाल लिया। तो W2 इज इक्वल टू माइनस NR T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। ठीक है, ये निकाल लिए। अब हम लोग प्रोसेस CD के लिए निकालेंगे। प्रोसेस CD के लिए तो यहां पर 4 प्रोसेस CD। अब CD प्रोसेस क्या है, CD प्रोसेस वापस से आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और कंप्रेशन के लिए वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो CD आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल कंप्रेशन वर्क डन पॉजिटिव, और वापस से यही आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला तो यही होगा ना बच्चों, nRT1। तो यहां से क्या हो जाएगा,
यहां से हो जाएगा वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, nRT, और यहां से C से D में टेम्परेचर कितना है, T2, तो nRT2 और इनटू में log बेस E, और वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V3 है और फाइनल वॉल्यूम V4 है, तो ये क्या हो जाएगा, V4 अपॉन V3। ठीक है, ओके। अब यहां पर हमें यह देखना है कि कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन पॉजिटिव हमने ले लिया, लेकिन अभी समझना यह है कि वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा, ध्यान से समझना है। देखो इनिशियल वॉल्यूम यहां पर क्या है, कंप्रेशन में इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है, फाइनल वॉल्यूम कम होता है। तो देखो तो जो हमारा V3 है ज्यादा है और V4 कम है, और ऊपर आ रहा है V4, यानी ये कम है और नीचे वाला ज्यादा है। जब log m माइनस log n होगा तो हमारा कम में ज्यादा माइनस होगा तो निगेटिव आ जाएगा ना। तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, ये क्वांटिटी क्या है बच्चों, निगेटिव। क्यों, क्योंकि V4 कम है, V3 ज्यादा है। तो ये जब हम log को ओपन करेंगे तो ये क्वांटिटी हमें निगेटिव देगा। अब हमें रिजल्ट को पॉजिटिव बनाना है, तो आगे एक निगेटिव साइन एक्स्ट्रा लगाएंगे ना, तभी तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव वर्क डन होगा। क्योंकि कंप्रेशन के लिए वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए, ये क्वांटिटी निगेटिव दे रहा है तो भैया वर्क डन निगेटिव आ जाएगा ना, जबकि कंप्रेशन के लिए वर्क डन तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक निगेटिव साइन हम बाहर एक्स्ट्रा लगा देंगे ताकि निगेटिव इंटू निगेटिव वर्क डन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वर्क डन हमारा W3 आ गया, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस के लिए यानी D से A के लिए एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए, ठीक है, अब उसके लिए भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाने का काम करें, क्योंकि जगह नहीं है, कैमरा के बाहर तो नहीं जा रहा है। चलिए अभी तक तो ठीक है, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा हम एक जगह लिख देते हैं, W1 W2 W3 एक जगह लिख देते हैं यहां पर, ताकि सुविधा हो मिटाने के बाद। तो W1 कितना है, -nRT1 log बेस E V2 अपॉन V1, और यहां से W2 हमने क्या निकाला, W2 यहां से हमने निकाला, W2 ये है -nRT2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और W3 हमने क्या निकाला, W3 यहां से आ गया माइनस nRT2, और ये हो गया हमारा, अच्छा टेम्परेचर T2 ही तो था C से D में, हाँ टेम्परेचर T2 था, तो T2 और यहां हो गया log बेस E V4 अपॉन V3। चलिए अब हम मिटा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए ओके, चलो अब लास्ट प्रोसेस D से A बचा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए अब हम लोग वर्क डन निकालेंगे। उसके बाद चारों वर्क डन को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से हम 4 D से A की बात करेंगे, 4 प्रोसेस D से A, और ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। कंप्रेशन है, वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए, कंप्रेशन है, वर्क डन पॉजिटिव, तो वर्क डन यहां W4 मिलेगा। अब देखो एडियाबेटिक के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, nRT2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा वाला, तो nR का nR लगेगा। अब टेम्परेचर देखो, इनिशियल टेम्परेचर T2 है और फाइनल टेम्परेचर T1 है, तो फाइनल टेम्परेचर T1 और इनिशियल टेम्परेचर T2, तो T1 माइनस T2, T1 फाइनल टेम्परेचर T2 इनिशियल टेम्परेचर D से A, तो इनिशियल टेम्परेचर T2 और फाइनल टेम्परेचर T1, तो फाइनल टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर T2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ओके। चलिए अब 1 माइनस गामा की बात कर ले, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अब यहां देखिए कंप्रेशन के लिए वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए, कंप्रेशन के लिए वर्क डन पॉजिटिव। अब तुम देख सकते हो T1 हमारा, T1 फाइनल टेम्परेचर है बट कम है, और T2 इनिशियल टेम्परेचर है ज्यादा है। क्या होता है कंप्रेशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पता है ना, अब ये भी बताए थे कुछ देर पहले और ऑफलाइन क्लासेस में बताया था। टेम्परेचर कंप्रेशन, जब गैस कंप्रेस्ड हो रहा है तो होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा और फाइनल टेम्परेचर कम। तो T1 फाइनल टेम्परेचर है, तो यहां हमें पता है T1 लेस देन T2 है, T1 लेस देन T2 है, ठीक है। इसका मतलब
कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो ये निगेटिव देगा ना, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, T1 माइनस T2 यहां निगेटिव हो रहा है क्योंकि T1 लेस देन T2 है, T1 लेस देन T2 है, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, तो ये क्वांटिटी तो निगेटिव है और वर्क डन कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो हमें एक बाहर माइनस साइन लगाना पड़ेगा ना, तभी तो निगेटिव इंटू निगेटिव वर्क डन पॉजिटिव बनेगा। तो यहां पर हम लोग वर्क डन क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ले रहे हैं ताकि ये क्वांटिटी निगेटिव में, तो निगेटिव इंटू निगेटिव फाइनल वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर T1 हमारा लेस देन T2 है, इसलिए हमें एक निगेटिव साइन एक्स्ट्रा लेना पड़ा, क्योंकि ये क्वांटिटी तो निगेटिव है, वर्क डन को पॉजिटिव बनाना है तो बाहर एक माइनस साइन लेना पड़ेगा। चलिए वर्क डन निकल गया। अब बच्चों अब हमें इफिशिएंसी निकालने के लिए नेट वर्क डन चाहिए, तो चलो नेट वर्क डन हम यहां ले लेते हैं W नेट। नेट वर्क डन क्या होगा, चारों वर्क डन को ऐड कर दो, पाथ फंक्शन है, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है। चलिए तो W1 क्या है हमारा, W1 ये है बच्चों माइनस nRT1 log बेस E V2 अपॉन V1 और प्लस W2 क्या है, W2 है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस nR और ये हो गया T2 माइनस T1 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, ठीक है, 1 माइनस गामा, ये हो गया W2 प्लस W3 क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया nRT2 log बेस E और ये हो गया हमारा V4 अपॉन V3 और प्लस में W4 है, W4 भी हमारा प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस nRT1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अब तुम देख सकते हो बच्चों, यहां अगर अंदर हम माइनस ले लें, माइनस कॉमन ले लें इसके अंदर अगर माइनस कॉमन ले लें तो T1 प्लस में और T2 माइनस में, तो T1 माइनस T2 हो जाएगा और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहां ये प्लस हो जाएगा, अंदर हम लेंगे माइनस कॉमन तो ये माइनस माइनस प्लस, तो nR T2 माइनस T1 की जगह T1 माइनस T2 हो जाएगा, तो ये प्लस में इतना और ये माइनस में इतना, तो तुम इसमें माइनस कॉमन लोगे ना तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम आ जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, माइनस यहां कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 और यहां भी क्या है T1 माइनस T2, तो सेम क्वांटिटी एक बार प्लस में और सेम क्वांटिटी एक बार माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कट गया। तो हमारा नेट वर्क डन क्या मिला, नेट वर्क डन मिला बच्चों माइनस nRT1 log बेस E V2 अपॉन V1 और यहां माइनस nRT2 log V4 अपॉन V3। ओके, ये हमारा W नेट मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, W नेट, ठीक है। अब W नेट मिल गया और Q1 हमें पता है, Q1 कितना आया था, मिटा दिए हैं, Q1 W1 के बराबर ही तो आया था, याद करना। तो Q1 बराबर क्या है, माइनस nRT1 log बेस E V2 अपॉन V1, तो ये W नेट मिल गया, ये हमारा Q1 मिल गया। अब आपको ही पता है कि इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, W नेट अपॉन Q1, तो यहां रख देंगे और सोल्व करेंगे बच्चों, तो यहां क्या हो जाएगा, W नेट ये है माइनस nRT1 log बेस E V2 अपॉन V1 माइनस nRT2 log बेस E और ये हमारा V4 अपॉन V3 है, ठीक है। चलिए ये हो गया और डिवाइड में बच्चों Q1 है, Q1 हमारा क्या है, तो Q1 है माइनस nRT1 और log V2 अपॉन V1। तो तुम क्या देख रहे हो, यहां भी nR है, यहां भी nR है, जबकि माइनस nR, यहां भी माइनस nR, यहां भी माइनस nR, तो ऊपर माइनस nR कॉमन ले लो, माइनस nR से माइनस nR कट जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां हम क्या बोलेंगे, माइनस nR कॉमन लेंगे तो ये बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे देखो ना, माइनस nR कॉमन ले लिए तो क्या बचा, माइनस nR कॉमन लेने पर क्या बचा, T1 log V2 अपॉन V1 और माइनस nR कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस क्या बचा, T2 log
बेस ई V4 अपॉन V3, ठीक है, और डिवाइड में माइनस एन आर T1 log V2 अपॉन V1 बेस ई। अब देखो माइनस एन आर से माइनस एन आर कट गया, माइनस से माइनस कट गया, एन आर से एन आर कट गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, तो यहां से जो बचा उसको लिखिए। तो यहां से क्या बचा, यहां से बचा हमारा T1 log V2 अपॉन V1 और प्लस T2, और यहां बचा log V4 अपॉन V3 बेस E, ठीक, और डिवाइडेड में T1 log, अच्छा इसको हम क्या करते हैं ना, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। इससे इसको डिवाइड कर देंगे और इसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं सेपरेट सेपरेट, तो क्या हो गया T1 log V2 बटा V1 और प्लस प्लस T1 log बेस E V2 अपॉन V1, ठीक है। चलिए तो ये तो कट गया ना पूरा, ये पूरा एक ही चीज है, T1 से T1 कट गया और log V2 बटा V1 से log V2 बटा V1 कट गया, तो ये 1 आ गया। तो ये कितना आ गया 1 प्लस, और यहाँ क्या आ गया T2 बटा T1, 1, ये कट करके 1 आ गया, T1 से T1 कट गया और log V2 अपॉन V1 से log V2 अपॉन V1 हो गया, तो ये कट गया पूरा 1 आ गया। तो 1 प्लस का प्लस, अब ये क्या बचा T2 बटा T1 और ऊपर है log V4 बटा V3 बेस E और डिवाइडेड बाय नीचे है log V2 डिवाइडेड बाय V1। अब देखना, आप इसको चाहो तो इक्वेशन ए मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन ए, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन ए मान लेते हैं। ओके चलिए, और ये स्क्रीनशॉट तो लिया हुआ था, तो इसको मिटा देते हैं। चलो ये मिटा देते हैं। ओके चलो, तो यहां पर थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। देखो अब यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है। यहां पर हमने पढ़ाया है बॉयल्स लॉ, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV बराबर कांस्टेंट, यानी P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। तो यहां हम A से B के लिए, फॉर AB के लिए अगर बॉयल्स लॉ लिखना चाहें तो AB में हमारा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल के लिए बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब फॉर BC के लिए, BC के लिए हमारा BC हमारा एडियाबेटिक के लिए जो बॉयल्स लॉ होता है वो होता है P इंटू B पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इंटू B पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, P1 V1 पर पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पर पावर गामा। तो यहां पर प्रेशर B से C, प्रेशर B से C, तो प्रेशर B से C में प्रेशर क्या है, B से C में प्रेशर है P2, तो P2 और वॉल्यूम कितना है V2, तो P2 इंटू V2 पर पावर गामा इज इक्वल टू P3 इंटू V3 पर पावर गामा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फॉर प्रोसेस CD के लिए फिर से आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के लिए बॉयल्स लॉ क्या हो गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 V1 यानी P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस D से A के लिए एडियाबेटिक के लिए PV पर पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला, तो देखो तो P4 इंटू V4 पर पावर गामा इज इक्वल टू P1 इंटू V1 पर पावर गामा इज, इसको इक्वेशन 4 मान लिए।
अब चारों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय थर्ड मल्टीप्लाइड बाय फोर, चारों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड के साथ, तो क्या हो जाएगा P1 V1 इंटू P2 V2 पर पावर गामा इंटू P3 V3 पर पावर गामा, सॉरी P3 V3 और इंटू P4 V4 पर पावर गामा। अब राइट हैंड साइड का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, इधर दिखेगा नहीं तो हम नीचे कर रहे हैं, P2 V2 इंटू P3 V3 पर पावर गामा इंटू P4 V4 इंटू P1 V1 पर पावर गामा। अब क्या करो, थोड़ा सा इधर उधर करो, सोल्व करो, है ना, एक सेम चीज को एक तरफ कर दो, ठीक है। चलिए, तो क्या कर सकते हैं, गामा वाले सबको एक तरफ कर दो, गामा वाला सबको एक तरफ मतलब V2 को एक तरफ कर दो, है ना, V2 को एक तरफ। तो देखो यहां V2 पर पावर गामा है और इधर V2 सिंपल है, तो V2 को इधर लाएंगे तो बटा में चला आएगा ना, चूंकि इनटू में इधर आकर के बटा में होगा, ठीक है। देखो कुछ कटेगा तो आप खुद देखो ना, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, चूंकि इधर भी पूरा मल्टीप्लिकेशन में इधर भी पूरा मल्टीप्लिकेशन में कुछ कट रहा है, देखो कट रहा है क्या, P1 से P1 कटेगा और P1 से P1 कट रहा है, ठीक है, और P2 से P2 कट रहा है, ठीक, और P3 से P3 कट रहा है, ओके, और P4 से P4 कट रहा है, यानी प्रेशर वाला सारा टर्म्स कट गया, P1 से P1 कट गया, P2 से P2 कट गया, P3 से P3 कट गया और P4 से P4 कट गया, प्रेशर वाला सारा कट गया, वॉल्यूम वाला दोनों तरफ बच गया। तो V1 इंटू V2 पर पावर गामा और इंटू V3 और इंटू V4 पर पावर गामा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, V2 इंटू V3 पर पावर गामा इंटू V4 और इंटू V1 पर पावर गामा। प्रेशर वाला सारा टर्म खत्म हो गया, दोनों साइड से कट गया, ठीक है। चलिए अब देखो इसको कर दो, V2 को इसके नीचे कर दो, V3 को इसके नीचे कर दो, ठीक, और V1 को इसके नीचे कर दो और V4 को इसके नीचे कर दो। सिंपल, क्या बोल रहे हैं, V2 पर पावर गामा डिवाइडेड बाय V2 इंटू V4 पर पावर गामा डिवाइडेड बाय V4 इज इक्वल टू V3 पर पावर गामा डिवाइडेड बाय V3 और इंटू V1 पर पावर गामा डिवाइडेड बाय V1। अब देखो कुछ नहीं, पावर तो पावर 1 है ना, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो क्या हो जाएगा, V2 पर पावर गामा -1 हो जाएगा ना, इसको सोल्व करेंगे, V2 पर पावर गामा और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो V2 पर पावर -1, तो ये पावर ऐड हो जाएगा तो गामा -1 हो गया, तो V2 पर पावर गामा -1 इंटू यहां भी होगा V4 पर पावर गामा -1 इज इक्वल टू, यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा V3 पर पावर गामा -1 और इंटू हो जाएगा V1 पर पावर गामा -1, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, देखो यहां से क्या हो गया, यहां से लिख सकते हैं V2 इंटू V4 पर होल पावर गामा -1 कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा V3 इंटू V1 पर होल पावर गामा -1। तो दोनों तरफ अगर पावर सेम होता है तो आधार इक्वल हो जाता है, बेस इक्वल हो जाता है, तो दोनों तरफ पावर गामा -1 कट गया, मैथमेटिक्स का रूल है। तो क्या बचा, इधर बचा V2 इंटू V4 इज इक्वल टू V3 इंटू V1, V2 इंटू V4 इज इक्वल टू V3 इंटू V1। हम लिख सकते हैं V1 को इसके नीचे ले आओ तो ये V2 बटा V1 हो गया, इज इक्वल टू V4 को इसके नीचे ले आओ तो ये V3 बटा V4 हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिला V2 बटा V1 किसके बराबर हो गया, V3 बटा V4 के बराबर हो गया। ये चीज भी यूज करेंगे अभी हम इक्वेशन ए में, ये चीज भी यूज करेंगे, ओके। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा पार्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए
आ रहा है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है, ये चीज रहने देंगे, इसका काम है अभी, अब बाकी मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए बाकी सबको मिटा दे रहे हैं हम यहां से। चलिए क्या आ चुका है हमारा आ चुका है V2 बटा V1 किसके बराबर, V3 बटा V4 के बराबर। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना है, यहां ध्यान से समझना है, यहां V3 बटा V4 किसके बराबर है, V2 बटा V1 के बराबर, लेकिन यहां क्या आया, V4 बटा V3 आया है। इसको अगर उल्टेंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सोल्व कर रहे हैं, n बराबर 1 प्लस T2 बटा T1 और इंटू लॉग बेस ई। अब ध्यान से समझना, V3 को ऊपर कर रहे हैं, V4 को नीचे कर रहे हैं, तो ये चीज कैसे हो सकता है, V3 को ऊपर लेके चले गए, तो V3 को ऊपर लेके जाएंगे तो V3 पर पावर -1 और V4 को नीचे लेके आएंगे तो V4 पर पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। अभी पावर कुछ नहीं तो 1 1 है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम V3 को ऊपर ले जा रहे हैं, तो V3 पर पावर -1 आ गया, डिवाइडेड में V4 को नीचे ला रहे हैं, तो V4 पर पावर जब ऊपर था तो पावर 1 था, नीचे आएगा तो पावर -1 होगा। V3 नीचे था तो पावर 1 था, ऊपर गया तो पावर -1 हो गया। V4 ऊपर था तो 1 था, नीचे लाएंगे तो पावर -1 होगा। अब देखो V3 पर पावर -1 और V4 पर पावर -1 भी है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 प्लस T2 बटा T1 और इनटू लॉग। अब तुम क्या बेस ई, अब तुम क्या देख रहे हो, यहां पर तुम देख रहे हो कि V3 पर पावर -1 है और V4 पर पावर -1 है, तो इसको लिख सकते हैं ना V3 बटा V4 होल पावर -1, V3 बटा V4 पर होल पावर -1। और हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था लॉग में, लॉग m पर पावर n होगा तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो n इंटू लॉग m हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, लॉग का फॉर्मूला होता है, पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में चला आता है। तो देखो V3 बटा V4 पर पावर -1 है, -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी -1 यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो -1 तो प्लस इंटू -1 यानी यहां माइनस सिंबल आ जाएगा, तो यहां से ये क्या आ जाएगा हमारा 1 का 1, और चूंकि ये -1 यहां इंटू में आएगा, कहां, यहां इंटू में आएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो गया T2 बटा T1 और इंटू में लॉग बेस ई। अब ये क्या हो गया, -1 तो आ चुका है ना पावर, तो क्या बचा, यहां बच गया ऊपर V3 बटा V4 और नीचे में डिवाइड बाय, अच्छा अभी ये लॉग छोड़ दिए भाई, लॉग अभी ये V2 ये बट्टा में भी तो लॉग है, लॉग बट्टा में भी तो है, लॉग बेस ई V2 अपॉन V1 भी तो है बट्टा में लॉग V2 अपॉन V1 भी तो है बट्टा में, ठीक है। चलिए अब बट्टा में लॉग V2 अपॉन V1, आप खुद देख सकते हो बच्चों कि V2 बटा V1 किसके बराबर, V3 बटा V4 के बराबर, यह आ चुका है, तो V2 बटा V1 के जगह पर हम V3 बटा V4 रख सकते हैं ना, यानी V2 बटा V1 के जगह V3 बटा V4 रख सकते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 और इनटू लॉग बेस ई V3 अपॉन V4 और डिवाइडेड बाय लॉग बेस ई, और V2 बटा V1 को क्या लिख सकते हैं, V2 बटा V1 को V3 बटा V4। अब ये चीज एक जैसा हो गया, कट गया ये पूरा, लॉग V3 बटा V4 लॉग V3 बटा V4 कट गया, बचा क्या, तो बचा हमारा n बराबर 1 माइनस T2 बटा T1, और इस प्रकार से हमारा कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से हमारा बच्चों कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी का फॉर्मूला प्रूव हो गया। क्या फॉर्मूला हमने शुरू में बताया था, 1 माइनस T2 अपॉन T1, जो कि इस प्रकार से प्रूव हो गया। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रूफ था, इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा था, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ इन्वॉल्व हुआ है, बड़ा लेंदी हमारा कैलकुलेशन था, तब जाकर के हमारा प्रूव हुआ है। आई होप कि आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो कमेंट करके जरूर बताए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ ले कि यहाँ पर इस सेक्शन में या इस स्टेप में नहीं समझ में आया है, तो हम रिप्लाई जरूर करेंगे।
बाकी वीडियो देखें। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।